हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 11वां चैप्टर जो देखकर भी नहीं देखते। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो जो हेलेन केलर थी उनको ऐसा क्यों लगता था कि जिनके पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं? तो इसका आंसर होगा कि हेलेन केलर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते, तो उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की जो दी हुई देन है, हमारी आंखें हैं, वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो यहाँ पर उनका कहने का अर्थ यही है कि जिनके पास आंखें नहीं होती वही आँखों की अहमियत को समझते हैं, और जिनके पास आंखें होती हैं वे इसका लाभ नहीं उठाते, प्राकृतिक सौंदर्य है उसको नहीं देखते। तो जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास आंखें हैं, वो जब मर्जी इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख लेंगे। लेकिन जिनके पास आंखें नहीं होती हैं वो बहुत अधिक बेचैन रहते हैं इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो आंसर होगा, प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ ना कुछ परिवर्तन करता रहता है। तो हमारी जो प्रकृति है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, इसी को प्रकृति का जादू कहा गया है। तो जो प्रकृति है वो अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। जैसे जादूगर होता है वो अपने जादू दिखाता है, हम उसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इसी तरह प्रकृति में भी क्या है, विविधता है। अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कलकल करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रकृति के जादू हैं। आपका अगला प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं। हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो आंसर होगा कि प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो मित्र हैं वो कह रही हैं कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। तो जंगल में उन्होंने कुछ खास नहीं देखा। जब लेखिका ने उनसे पूछा तो उनका ऐसा जवाब था। तो लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती, वे उन चीज़ों की चाह अवश्य रखती हैं जो उनके आसपास नहीं हैं। जो चीज़ें उनके आसपास नहीं हैं वो तो वो देखना चाहती हैं, लेकिन जो चीज़ें उनके आसपास हैं उनको वो देखना नहीं चाहती। तो उनको इस उत्तर से, इस आंसर से उनको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे उत्तर वो हमेशा सुनती आ रही थी। तो ऐसे जो उत्तर थे वो उनको हमेशा मिलते थे कि जो आसपास की चीज़ें हैं, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उनको उन्होंने नहीं देखा, बल्कि जो उनके पास नहीं होती उनको देखने के लिए वो लालायित रहते हैं। तो कुछ खास तो नहीं। हेलेन की मित्र ने जब यह जवाब दिया तो यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य नहीं हुआ। फिर आपका अगला प्रश्न है, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो जो हेलेन केलर थी वो बाद में क्या हुआ था, उनकी आंखें चली गई थी, वो देख नहीं पाती थी। तो किन चीज़ों को वो छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, जैसे भोजपत्र, पेड़ की जो चिकनी छाल होती थी, चीड़ की खुरदरी छाल होती थी, टहनियाँ, कलियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ, उनकी बनावट को छूकर और सूंघकर वो पहचान लेती थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी उनको वो छूकर या सूंघकर पहचान लेती थी, वो क्या है? फिर आपका अगला प्रश्न है, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा किया जा सकता है, इसका क्या अर्थ है? तो हमारी जो नियामत मतलब हमारी जो आँखें हैं वो बहुत अनमोल होती हैं। तो संसार की सारी खूबसूरती किससे होती है? आँखों से होती है। अगर आँखें नहीं होंगी तो सब तरफ क्या है, अंधकार ही अंधकार है। हम
ये जो सुंदरता है प्रकृति की उसको नहीं देख पाएंगे। तो जीवन के सभी रंग आँखों से ही हैं। अगर आँखें नहीं हैं तो सिर्फ एक ही रंग होता है, काला। तो यह ज़िंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल, इससे जो हमारी आँखें हैं उससे ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका यही अर्थ है, जबकि इस नियामत से, जबकि हमारी ये जो आँखें हैं इससे हमारे जो ज़िंदगी के इंद्रधनुषी रंग हैं उनको हरा भरा किया जा सकता है। अगर हमारी आँखें हैं तो हम ज़िंदगी के ये जो खूबसूरत रंग हैं उनको देख सकते हैं और अपने दुखों को भुला सकते हैं। फिर आपका आगे जो प्रश्न है वो है, आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो जब तुम स्कूल आए तो तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना? तो तुमको अपने जो मित्र हैं उनके साथ इस बारे में चर्चा करनी है, बताना है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि जब मैं घर से स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए निकला तो मैंने बहुत सी चीज़ें देखी। तो एक जगह मैंने देखा कि कई सारे लोग खड़े हुए थे, काफ़ी भीड़ थी, उनके हाथ में समाचार पत्र था और वो लोग किसी गंभीर विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, मेरी स्कूल की बस आ गई। फिर मैंने आगे चलकर देखा कि जो स्कूल की बस है वो जो भीड़ लगी हुई है उसमें फंस गई, जाम में फंस गई। फिर आगे जाने पर पता चला कोई एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गई थी। तो एक वाहन था वो उल्टा पड़ा हुआ था। तो वहाँ का जो दृश्य था उसको देखकर मेरा मन दुखी हो गया, क्योंकि इस दुर्घटना में काफ़ी लोग मारे गए थे। फिर मैं लगभग आधा घंटे बाद स्कूल पहुँचा। तो स्कूल में जो प्रार्थना होती है वो तो ख़त्म हो चुकी थी। टीचर ने मुझे डांटा क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं देर से क्यों आया हूँ। जब मैंने उनको बताया कि ये ऐसे, मतलब जब मैंने अपनी वजह बताई स्कूल में देर से आने की, तो उन्होंने मुझे कक्षा में बैठने की आज्ञा दी। फिर इसके बाद धीरे धीरे शांति का जो वातावरण था वो छा गया। फिर आपका अगला प्रश्न है, कान से ना सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती है? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो अगर हम कान से सुन नहीं पाते तो हमें आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? तो जो लोग कान से नहीं सुन पाते उनको आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, तो ये आपको बताना है। तो कान से ना सुन पाने पर दुनिया बहुत ही विचित्र सी लगती है, क्योंकि हमारी आँखें हैं वो तो सब कुछ देखती हैं, पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज़ हम सुन नहीं पाते तो हमें ऐसा लगता है मानो बंद कानों से हम कोई मूक फिल्म हो रही है जिसमें कि बोलते नहीं हैं, कोई मूक फिल्म है उसको देख रहे हों। तो ऐसा लगता है मानो बंद कानों से हम मूक फिल्मों की तरह चीज़ों को देखते हैं। ना सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप से नहीं कर पाता। जब व्यक्ति सुन नहीं पाता तो अपने जो विचार हैं उनको दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। तो कान अगर नहीं होते, आँखें अगर नहीं होती तो ज़िंदगी जो है बहुत ही बदरंग लगने लगती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो? तो तुम अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसको दिखाई नहीं देता, तो तुम सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो? तो तुम उससे क्या क्या प्रश्न करोगे जिस व्यक्ति को दिखाई ना देता हो? तो आंसर होगा कि उनके अनुभव जानने के लिए हम निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं। तो किसी भी ध्वनि को सुनकर वो कैसे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है, और किसी भी चीज़ को चखकर वे क्या है और कैसा अनुभव करते हैं। तो कोई भी चीज़ है अगर उसको वो चखते हैं तो ये चीज़ क्या है और वो कैसा अनुभव करते हैं, इसको चखने के बाद हम ऐसे उसको प्रश्न कर सकते हैं। और उससे पूछ सकते हैं कि आप पक्षी की आवाज़ को सुनकर उनका नाम बता सकते हैं, यह कैसे संभव हो पाता है। और हम पूछ सकते हैं कि आप सूंघकर बता सकते हैं कि ये कौन सा फूल है, और सूंघकर अच्छी बुरी चीज़ों का अंदाज़ा
आप किस हद तक लगा पाते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं हम उनसे पूछ सकते हैं। तो जो प्रश्न है वो है, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। तो सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। तो सुनकर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम पता कर सकते हैं। तो कोई भी पक्षी है, उसकी आवाज़ है, उसको हम सुन सकते हैं और पता कर सकते हैं ये कौन सा पक्षी है। तो कोयल का मधुर स्वर हो, या कौवे की कर्कश आवाज़ हो, या माँ पुकार रही हो, माँ गुस्से में हो। गीत सुनकर हम गायक की पहचान कर सकते हैं। और चखकर तो कोई भी चीज़ है, जैसे कि सेब है, आम है, इनको हम चखकर बता सकते हैं इनकी मिठास से कि ये कौन सा फल है। अचार है, उसकी खटास से हम पता कर सकते हैं कौन सा अचार है। मिर्च का तीखापन है, इमली का चटपटा स्वाद, या स्वादिष्ट भोजन है, या कड़वी दवाई है, उनको हम चखकर बता सकते हैं। सूंघकर, तो सूंघकर जैसे फूल होते हैं, उनको सूंघकर हम बता सकते हैं कि कौन सा फूल है। और भोजन की जो सुगंध है उसको हम सूंघकर बता सकते हैं। और गैस अगर लीक कर जाती है, गैस का रिसाव हो रहा है, तो हम सूंघकर बता सकते हैं कि गैस जो है वो निकल रही है। छूकर, तो जो बर्फ़ है, आग है, उनकी जो गर्मी है, ठंडक है, उससे हमें पता चल जाता है क्या है। और कपड़े की जो जानकारी है, उसका प्रकार है वो क्या है, उसको हम छूकर बता सकते हैं। और हमारे शरीर का जो तापमान है वो कितना है, गर्म है, ठंडा है, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उनको छूकर पहचान सकते हैं। अपने शरीर का जो तापमान है उसको छूकर हम बता सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श होता है। तो चिकना, चिकना कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चिकनी होती हैं। तो तेल है, घी है, क्रीम में चिकनापन होता है। मुलायम क्या होता है, रेशमी कपड़े हैं वो मुलायम होते हैं। खुरदरा क्या होता है, लकड़ी है, छाल है, तो ये खुरदरे होते हैं। सख्त, लोहा, पत्थर, लकड़ी, चिपचिपा, गोंद होता है। भुरभुरा, जो रेत होती है वो भुरभुरी होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन ही मुग्ध हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। तो ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान ये है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या देख या छू नहीं सकते। मतलब जो ऐसे चीज़ें होती हैं उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, जो भाववाचक चीज़ें होती हैं। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। तो ये जो सारे शब्द हैं तो आपको बताना है। तो ये भाववाचक संज्ञा जैसे कि मिठास है, इसमें मूल शब्द क्या है, मीठा, तो ये क्या है, विशेषण। भूख, इसका मूल शब्द है भूखा, और ये क्या है, विशेषण। शांति, शांत, और इसका मूल शब्द जो है वो है शांत, और ये क्या है, विशेषण। भोलापन, मूल शब्द है भोला, और बुढ़ापा, इसका मूल शब्द है बूढ़ा। घबराहट, मूल शब्द है घबराना। और फुर्ती, बहाव, जो मूल शब्द है वो है बहना, जो बहना मूल शब्द है उससे बना है भाव। तो बहना क्या है, क्रिया है, और घबराना क्या है, ये भी क्रिया है। फिर है फुर्ती, ये इसका मूल शब्द है फुर्तीला। तो फुर्तीले, जो फुर्तीला शब्द है उससे बना है फुर्ती। कैसे हम कह सकते हैं कि वो आदमी कितना फुर्तीला है, तो उसके अंदर कितनी फुर्ती है, तो हम क्या कह रहे हैं, उसकी हम विशेषता बता रहे हैं। तो ये हुआ विशेषण। ताजगी, ताज़ा शब्द से बना है, तो ये हुआ विशेषण। मजदूरी, मजदूर, मजदूर से बना है, इसलिए ये हुआ संज्ञा। एहसास, ये मूल शब्द है एहसास, उससे ही बना है, तो ये हुआ विशेषण।
अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अमल, ताज, सेमर आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। तो ये जो उस बगीचे में आम, अमल, ताज, सेमर आदि, तो आदि जो शब्द है उसकी यहाँ पर दो अलग अलग अर्थ हैं। तो आपको जो ये शब्द दिए गए हैं उनका बताना है कि क्या अर्थ है। जैसे अवधि है और अवधि है। तो अवधि मतलब किसी टाइम के लिए होता है। तो यह प्रश्न पत्र तुमको 2 घंटे में, 2 घंटे की मतलब यह प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 2 घंटे है। मतलब तुम्हें ये जो प्रश्न पत्र है उसको जो पूरा करना है वो 2 घंटे में पूरा करना है। तुम्हें 2 घंटे का समय दिया जाता है, अवधि दी जाती है। और अवधि कहते हैं अवध क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं अवधि। फिर है मैं और मैं। तो मैं तो हम लिख सकते हैं जैसे कि कविता से मेरी मुलाकात स्कूल में हुई। मतलब कहीं पर कोई चीज़ होती है तो होता है मैं, और मैं मतलब मैं, तो मैं दिल्ली का निवासी हूँ। फिर है मेल और मैल। तो मैल होता है कोई भी गंदगी होती है, जैसे कि इस साबुन से कपड़े में मैल नहीं रहेगी। मेल होता है मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए, मतलब अच्छी तरह से मिलजुल कर रहना चाहिए। एक है और, दूसरा है और। तो यह रास्ता मेरे घर की ओर जाता है, मतलब मेरे घर की तरफ जाता है। और हो गया जैसे मोहन और सोहन भाई भाई हैं। फिर है दिन और दीन। दिन तो आज का दिन बहुत सुहावना है। दीन हो गया हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। फिर है सिल और शील। सिल माँ सिल पर चटनी पीस रही है। शील तो शील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं। जिनका स्वभाव शील होता है, मतलब जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं। तो शील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है। तो जहाँ आपकी नज़र जाती है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तस्वीर में मेरी पहली नज़र आसमान पर जो आसमान से रोशनी आ रही है उसकी तरफ जाती है। तो इस तस्वीर में मेरी पहली नज़र आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है गली में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको बताना है कि गली में कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही हैं। तो गली में एक स्कूटर पर बैठा आदमी है और साइकिल लेकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। गली के एक और कुछ दुकानें हैं और दुकान की तरफ मुँह करके एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। और दुकानों की ऊपर की जो मंजिल है उस पर जो बालकनी है वहाँ से कपड़े लटक रहे हैं। और गली की दूसरी ओर कुछ साइकिलें हैं, मोटरसाइकिल हैं, वो खड़ी हुई हैं। एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा हुआ है। फिर आपका अगला प्रश्न है इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त और रात के वक्त। तो सुबह के वक्त कौन कौन सी आवाज़ें आती हैं गली में। साइकिल की जो घंटियाँ हैं, मंदिर के लाउड स्पीकर हैं, स्कूटर और ऑटो रिक्शा, दूध वाले, फेरी वाले, इन सब लोगों की हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। और दोपहर के वक्त तो जो सब्जी वाले होते हैं, फेरी वाले होते हैं, ठेले वाले हैं, कबाड़ी वाले हैं, स्कूल से वापस जो बच्चे आ रहे होते हैं उनकी आवाज़ें आती हैं। और शाम के वक्त हमें साइकिल की घंटियाँ हैं, वाहनों का शोर है, रेडियो पर बजते गाने हैं और बच्चे हैं उनके खेलने की आवाज़ें, लोगों की बातचीत की आवाज़ें आती हैं। और रात के वक्त हमें आते जाते लोगों के कदमों की आवाज़ें, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, चौकीदार के जागते रहो इस तरह की आवाज़ें, और जो पुलिस की गाड़ी है उनकी जो सायरन होते हैं उनकी आवाज़ आती होगी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी। तो अलग अलग समय में गली तो वही रहती होगी, बस वहाँ आने जाने और रुकने वाले लोग बदलते होंगे। सुबह और शाम के समय वहाँ हलचल रहती होगी, काफ़ी चहल पहल रहती होगी। दोपहर और शाम में शांति छा जाती होगी।
फिर आपका अगला प्रश्न है, यह तारें गली को कहाँ कहाँ जोड़ती होंगी। तो जो बिजली की तारें हैं वो गली को ट्रांसफार्मर से जोड़ती होंगी। टेलीफोन की तारें दूर स्थित जो मुख्य दूरभाष बक्से हैं उनसे जुड़ी होंगी, और जो केबल है उनकी तारें किसी टीवी टावर से जुड़ी होंगी। फिर आपका अगला प्रश्न है, साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा। तो साइकिल वाला जो है वो घर से आकर घर से निकलकर कार्यालय की ओर, ऑफिस की ओर जा रहा होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, हेलेन केलर तथा लुई ब्रेल की जीवनी लिखो, किसी अपंग व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद करो। तो ये जो प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।